हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वणक्कम, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का गॉगल गुरु ऑडियो बुक पर। आप सुन रहे हैं सुरेंद्र मोहन पाठक द्वारा लिखित उपन्यास एक और चेहरा का एपिसोड नंबर 5। यह ऑडियो बुक या तो आपको हमारी मेंबरशिप जोन पर मिलेगी या फिर पेड ऑडियो बुक्स के तहत। हमारा बहुत नुकसान हो गया, खांडेकर गहन असंतोषपूर्ण स्वर में बड़बड़ाया। आंटी ने सिर उठाकर अपने बेटे की तरफ देखा। अभी तो शुक्र मना, आंटी बोली, कि ट्रक बच गया, लेकिन मेटाडोर वैन पकड़ी गई, खामखा पकड़ी गई, उन लोगों की लापरवाही से पकड़ी गई। तुझे कैसे पता है कि वैन पकड़ी गई है? अखबार ने तो इस बाबत कुछ नहीं छापा। क्या पता वैन अभी भी वहीं खड़ी हो। नहीं खड़ी, मैं अभी सीधा वहीं से आ रहा हूं। मैंने आसपास पूछताछ भी की थी, वैन को पुलिस ले गई हुई है। क्या पता ट्रैफिक पुलिस ले गई हो, वहां दिन में पार्किंग मना है। शायद वैन ट्रैफिक पुलिस की क्रेन ने चालान के लिए उठाई हो। यूं उठाई गई गाड़ियां चालान भरकर जहां से वापस मिलती है, मैं वहां भी गया था, पर वैन वहां नहीं थी। ओ, अगर रात को ट्रक वहां से लाया जा सकता था तो वैन भी लाई जा सकती थी। वे लोग जानबूझकर उसे वहां छोड़ा है। जानबूझकर? और नहीं तो क्या। उनका क्या नुकसान था? नुकसान तो हमारा था। 2 लाख रुपए पिट गए हमारे। तू ही बराबर के हिस्से के लालच में पड़ा था। तब मुझे थोड़ा ही पता था कि ये लोग इतने अनाड़ी निकलेंगे। अनाड़ी नहीं निकले हैं ये लोग, काम तो हो ही गया था। वो कमबख्त नई किस्म का अलार्म अगर आड़े ना आ गया होता तो। ये सब बेकार की बातें हैं। अब खास बात यह है कि हमारे 2 लाख रुपए कैसे वसूल हो। वे रुपये वसूल नहीं हो सकते, उन्हें भूल जा। वसूल हो सकते हैं तो और खर्चा करके वसूल हो सकते हैं। तभी वसूल हो सकते हैं जब वो लोग कोई नई स्कीम बनाए, और नई स्कीम को फाइनेंस करने के लिए वो फिर हमसे रोकड़ा मांगेंगे। मेरे को फिर रोकड़ा देने का नहीं है, इसलिए जो हुआ उसे भूल जा और इस बात से यह सबक ले कि खामखा आसमान पर उड़ना बेकार है। हमारा पहले वाला धंधा ही ठीक है। मैं कहता हूं वो रुपए वसूल हो सकते हैं। कैसे? सोहल को गिरफ्तार करवा के। क्या? आंटी भौचक्की सी अपने बेटे का मुंह देखने लगी। वो इश्तिहारी मुजरिम है, उसके सिर पर 2 लाख रुपए का इनाम है। नहीं नहीं, खबरदार, तू यह ख्याल भी अपने दिल से निकाल दे। जानता नहीं वो कितना खतरनाक आदमी है। अरे माई, जब वो गिरफ्तार हो जाएगा तो फिर काहे का खतरनाक रह जाएगा। ऐसे खतरनाक इश्तिहारी मुजरिम का गिरफ्तार हो जाना कोई हंसी खेल नहीं। और तू ही अकेला सुरमा नहीं बच गया है उसके सिर पर लगे इनाम को हासिल करने के लिए। अरे जब वो जेल में होगा तो। ऐसे लोग जेल में भी राज करते हैं, ऐसे लोग जेल से भी बाहरी दुनिया में हुकूमत चलाते हैं। तू मेरी इकलौती औलाद है। मैं अब इस बुढ़ोती में अपनी औलाद का मरा मुंह नहीं देखना चाहती। सोहल को गिरफ्तार करवाकर इनाम हासिल करने का ख्याल अपने मन से निकाल दे। विट्ठल राव, कसम है तुझे अपने मरे बाप की। अरे माई, तू खाम का। विट्ठल राव, अगर तूने अपना यह आत्मघाती इरादा ना त्यागा तो मैं बहुत खतरनाक कदम उठाऊंगी। तू तू खतरनाक कदम उठाएगी? हाँ, मेरे खिलाफ? हाँ हाँ। क्या करेगी तू? मैं सोहल को तेरे इरादों की खबर दे दूंगी। क्या? हाँ, आंटी ने दृढ़ स्वर में कहा। जानती है तू क्या कह रही है? जानती हूं, तभी तो कह रही हूं। यह भी जानती है कि यह सुनकर सोहल मेरी क्या गत बनाएगा? अच्छी तरह से जानती हूं, लेकिन वो तुझे जो भी सजा देगा वो उस सजा से कमतर होगी जो तू उसे गिरफ्तार करवा के खुद अपने लिए मुकर्रर करेगा। एक विधवा माई की फरियाद पर वो तुझे मारेगा नहीं, तब तू जिंदा रहेगा बेटा, जिंदा रहेगा। तू तो यूं दीनहीन हो रही है जैसे हम मक्खी मच्छर है और वो सारी दुनिया का बादशाह है, भगवान है। इतना खौफ कैसे खा गई तू उसका? उसका नहीं, उसकी आंखों के जलाल का। जब वो तेरे पर पहली बार खफा हुआ था तो मुझे उसकी आंखों में ऐसी ज्वाला धधकती दिखाई दी थी कि मुझे लगा कि वो आदमी तो अकेला निहत्था सारी दुनिया को तबाह करके रख सकता था। खांडेकर हंसा। हंस मत और खुद अपनी जुबान से कह कि तूने सोहल को पकड़वाने का ख्याल छोड़ा। अच्छी बात है, छोड़ा। मेरी कसम खा करके? तेरी कसम, छोड़ा। आंटी ने यूं चैन की सांस ली जैसे बहुत बड़ा संकट टल गया था। वो नहीं जानती थी कि उसके बेटे के लिए झूठी कसम खाना मामूली बात थी। रात को आंटी के घर जो मीटिंग हुई उसमें तुकाराम भी शामिल था। तुकाराम एक
इजी चेयर पर तकियों के सहारे अधलेटा सा बैठा था। वागले उसके करीब उसकी कुर्सी के हत्थे से टेक लगाए एक स्टूल पर यूं बैठा था जैसे कोई माँ अपने नवजात शिशु के पालने के करीब बैठती हो। विमल पाइप के कष्ट लगाता शाम के अखबार के पन्ने उलट रहा था। मुबारक अली और उस घड़ी भी तरंग में जामवंत राव यूं इकट्ठे बैठे थे जैसे जॉर्ज सेबेस्टियन की जगह जामवंत राव ने ले ली हो। उस रोज आंटी वहां से गैर हाजिर नहीं थी। उस रोज वो भी अपने बेटे के साथ वहां मौजूद थी। सतीश आनंद सबसे आखिर में वहां पहुंचा। वह कमरे में दाखिल हुआ तो विमल ने अखबार पर से सिर उठाया और उसे देखा। वह नया सूट पहना था और शेव वगैरह बनाकर कॉस्मेटिक्स वगैरह पोत कर खूब चमका हुआ लग रहा था। घर हो आए मालूम होते हो, विमल बोला। हाँ, वह भीतर आकर एक खाली कुर्सी पर बैठता हुआ बोला। अब घर जाने में क्या खतरा था। तुम्हारा इशारा रूपचंद जगनानी की रिहाई की तरफ है। हाँ, उसकी रिहाई इस बात का सबूत नहीं कि पुलिस ने उसका पीछा छोड़ दिया है। वो साला एक पुलिस ऑफिसर का बाप निकला, मुबारक अली भुनभुनाया। इतनी अहम बात, जामवंत राव बोला। उसे हमसे छिपाकर नहीं रखनी चाहिए थी। उसका कहना है, आनंद बोला, कि यह बात जानकर आप लोग कभी उसे अपने में शामिल ना करते। उसके चुप रहने से मुबारक अली बोला, यह वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में। उसने अपने पहलू में निगाह डाली, लेकिन जहां वह जॉर्ज सेबेस्टियन को देखने का आदी था वहां उसे जामवंत राव दिखाई दिया, जो उसे नहीं बता रहा था कि किस बात को क्या कहते हैं अंग्रेजी में। हकीकत बदल थोड़ी ही जाएगी कि वो एक पुलिस अफसर का बाप है। मुझे बुजुर्गवार पर पूरा भरोसा है, आनंद दृढ़ स्वर में बोला। वो हमारे खिलाफ अपनी जुबान नहीं खोलने वाले। वो कहता है ऐसा, विमल बोला। हाँ, तुम हाल ही में उससे मिला मालूम होते हो। हाँ, उसे यहाँ ले आना था। मैं जानकर नहीं लाया था। मुझे डर था कि तुम सब लोग कहीं उसके गले ना पड़ जाओ कि क्यों उसने अपने इंस्पेक्टर बेटे की बाबत हमें कुछ बताया नहीं। वैसे वो अभी भी हर लिहाज से हमारे साथ है और कुछ भी करने को तैयार है। मुझे ऐसे शख्स के हमारे साथ होने पर, मुबारक अली बोला। वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, ऐतराज है, जिसका बेटा पुलिस इंस्पेक्टर हो। अगर, तुकाराम बोला, वो अपनी जुबान बंद रख सकता है तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका बेटा पुलिस इंस्पेक्टर है या कमिश्नर। अगर उसने अपनी जुबान खोलनी होती, विमल बोला, तो अब तक खोल चुका होता। और तुम जब सजने के लिए घर गए थे तो तुमने वहां पुलिस को अपना इंतजार करता पाया होता। बिल्कुल, आनंद बोला। उसके सदके, आंटी बोली, पुलिस यहां भी पहुंच सकती थी। यह बहस अब छोड़ो, जामवंत राव बेसब्रेपन से बोला। और यह बताओ कि अब इरादा क्या है। यह तो हमारा, वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, नेता बताएगा, मुबारक अली बोला। उसके स्वर में व्यंग का स्पष्ट पुट था। सबकी निगाहें बेसाख्ता विमल की तरफ उठी। सावधान, विमल गंभीरता से बोला। यह ना भूलिए कि कल की नाकामयाबी से मुझे भी उतनी ही मायूसी हुई है जितनी कि आप लोगों को। इसीलिए मैंने नाकामयाबी को कामयाबी में बदलने का दृढ़ निश्चय किया हुआ है। यानी कि, मुबारक अली हैरानी से बोला, तू फिर वहीं हाथ डालने की कोशिश करना मांगता है। हाँ, सब हैरानी से कभी विमल का तो कभी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। पागल होएला है क्या? फिर मुबारक अली बोला। कल की वारदात के बाद से अब वॉल्ट को, वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, सिक्योरिटी का इंतजाम दुगना तिगना हो चुका होगा, 10 गुना। विमल बोला। वॉल्ट में घुसने की कोशिश करने से तो अच्छा है कि हम थाने जाकर आत्मसमर्पण कर दे। वॉल्ट को तो अब तुम भूल जाओ। तो मुबारक अली उलझनपूर्ण स्वर में बोला, हमें दौलत से मतलब है। दौलत वॉल्ट के अलावा भी वहां है। कहाँ? सुनारों की मार्केट में। इस बार हम अपना निशाना मार्केट में मौजूद वॉल्ट को नहीं, दुकानों को बनाएंगे। और इसके लिए हमें मुबारक अली की उस मूल योजना को पॉलिश करना होगा जिसे हम पहले रिजेक्ट कर चुके हैं। कोई कुछ ना बोला। मुबारक अली की स्कीम में, विमल आगे बोला, कर्फ्यू वाली बात दिलचस्पी से खाली नहीं। चौकी को और बाकी पुलिसियों को काबू करने का ख्याल भी बुरा नहीं, लेकिन इस काम को अंजाम देने के लिए 25 नौसिखिए अनजाने बिन आजमाए प्यादे भर्ती करना मूर्खता है। यह काम हम खुद भी कर सकते हैं। कर तो सकते हैं बाप, मुबारक अली बोला, लेकिन हम चौकी पर या पुलिसियों पर कब्जा करेंगे या असल काम करेंगे। चौकी को और बाजार के दोनों सिरों पर तैनात पुलिसियों को एक ही वक्त में कब्जाना जरूरी नहीं। ये काम
बारी बारी भी किए जा सकते हैं और एक बार काम हो जाने के बाद जितने आदमी जहां तैनात पाए उतने ही हम वहां तैनात करें, यह भी जरूरी नहीं। क्या मतलब? मतलब समझो, पहले चौकी की मिसाल लो। जगनानी को मिलाकर मैं, तुम, वागले, आनंद, जामवंतराव, हम 6 जने हैं। चौकी पर हम जगनानी को नहीं ले जा सकते क्योंकि वहां का कोई पुलिस या उसके बेटे की वजह से उसको पहचानने वाला निकल सकता है। बाकी हम 5 जने अगर आधुनिक हथियारों से लैस हो तो क्या चौकी पर तैनात 5 या 6 पुलिसियों को नहीं कब्जा सकते? कब्जा सकते हैं। एक बार चौकी पर कब्जा हो जाने के बाद वहां पीछे अपने आधे दर्जन आदमी छोड़ना क्यों जरूरी है? इतने लोग वहां क्या करेंगे? वहां बंधे पड़े पुलिसियों पर निगाह रखने के लिए, कोई टेलीफोन कॉल सुनने के लिए या एकाएक वहां पहुंच गए किसी व्यक्ति को हैंडल करने के लिए तो एक ही आदमी बहुत है। और वो एक आदमी कहां से आएगा? मुबारक अली प्रभावित स्वर में बोला, वो क्या हम में से होगा? नहीं, उसे हमें बाहर से भर्ती करना होगा। दरअसल 3 आदमी हमें बाहर से भर्ती करने होंगे, एक चौकी के लिए और 2 बाजार के दोनों सिरों पर तैनात करने के लिए। तुम्हारी मूल योजना के 25 आदमियों को कोई माइका लाल कंट्रोल नहीं कर सकता था, लेकिन 3 आदमियों को कंट्रोल किया जा सकता है। 3 आदमी तो भरोसे के भी हो सकते हैं, तुकाराम बोला। जैसे एक तो अपना इरफान ही है। इरफान कौन? विमल बोला, वही जिसने तेरे लिए इकबाल सिंह की बीवी लवलीन और उसके यार कंपनी के जल्लाद जोजो के मेरीन ड्राइव वाले लव नेस्ट की निगरानी की थी। अच्छा, वो। दूसरा, मुबारक अली बोला, अल्लाह ताला उसे जन्नत नशीन करे, अपना जॉर्ज हो सकता था। यूं तो आनंद बोला, अगर वो पुलिसिये का बाप ना होता तो तीसरा अपना जगनानी हो सकता था। वो अभी भी हो सकता है। जामवंतराव बोला, चौकी पर पुलिसियों की मुश्किल कस जाने के बाद, उनके कहीं बंद कर दिए जाने के बाद उसके पुलिसिये बनकर चौकी पर बैठ जाने में क्या वांदा है? बात तो सही है, मुबारक अली बोला। अब अगर, तुकाराम बोला, खांडेकर साथ दे तो घर का काम घर में ही हो जाए। मैं? खांडेकर हड़बड़ाया, मैं डकैती में शामिल हूं। डकैती में नहीं, विमल बोला, डकैती में तो हम शामिल होंगे। तुमने तो सिर्फ पुलिस की वर्दी पहनकर बाजार में एक सिरे पर पहरा देना होगा। नहीं नहीं, मैं ऐसा कोई काम नहीं कर सकता। विमल ने आंटी की तरफ देखा। इसका भरोसा मत करो, आंटी दबे स्वर में बोली। तुम्हारा खौफ खाकर इसने हामी भर भी दी तो कोई बड़ी बात नहीं कि यह ऐन वक्त पर सब कुछ बीच में छोड़कर वहां से भाग खड़ा हो। मुझे भी यही लग रहा है, विमल बोला। तुम यह बहस छोड़ो, तुकाराम बोला। भरोसे के 3 आदमी पैदा करना मेरे जिम्मे रहा। सरदार, तू आगे बढ़। चौकी की तरह ही, विमल बोला। हम बाजार में दोनों सिरों पर तैनात 4-4 पुलिसियों पर काबू पा सकते हैं और उनकी जगह अपना एक आदमी बिठाने के बाद उन्हें लाकर चौकी में ही उनके साथी पुलिसियों के साथ बंद कर सकते हैं। बाप, मुबारक अली बोला। जब पहले मैं यही बात बोला तो तू बोलता था कि यह सब नहीं हो सकता था। बोलता था कि पुलिस वाले हमारे प्यादों के थोबड़े देख लेंगे। अब नहीं देखेंगे वो हमारे थोबड़े? नहीं, कैसे? अगर, तुकाराम बोला, यह नहीं कहता है तो समझ लो नहीं देखेंगे। तुम इसे आगे तो बढ़ने दो। ठीक है, मुबारक अली बोला। चौकी हमारे कब्जे में, बाजार के दोनों सिरों पर हमारे आदमी तैनात, आगे और कर्फ्यू लगा हुआ, विमल बोला। और टेलीफोन की बाजार को फीड करने वाली मेन केबल कटी हुई। वो कैसे होगा? जगनानी के लाए नक्शों की वजह से हमें इलाके की मेन टेलीफोन केबल की पहचान है। उसको काट देना क्या मुश्किल है? लेकिन वो तो शिविर में है। आनंद बोला, तो क्या हुआ? इतने हंगामे के बाद शिविर में दोबारा घुसना मुमकिन होगा? क्यों नहीं मुमकिन होगा? शिविर के भीतर क्या पहरा बिठाया जा सकता है? लेकिन अब जबकि मेन होल नंबर 36 पुलिस की जानकारी में आ चुका है और उन्हें मालूम हो चुका है कि केबल के रूट में दर्जनों मेन होल आते होंगे। वैसे तो कर्फ्यूग्रस्त इलाके में उस अकेले मेन होल पर कोई पहरा नहीं बैठा होगा। उसकी चौकसी का कोई इंतजाम पुलिस ने कर भी दिया होगा, तो भी केबल रूट का कोई भी मेन होल खोलकर वो केबल काटी जा सकती है। और तो और वो केबल बाजार में भी काटना जरूरी नहीं। एक्सचेंज से लेकर बाजार के मेन डिस्ट्रीब्यूशन पिलर तक के रास्ते में कहीं भी केबल काटी जा सकती है। आई सी। आगे, मुबारक अली बेसब्रीपन से बोला। आगे बढ़ो बाप। आगे चौकी पर बजने वाली अलार्म बेल की तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, विमल बोला। जब वॉल्ट हमारा निशाना ही नहीं। वॉल्ट पर अब सिक्योरिटी बहुत टाइट कर दी गई होगी, आनंद बोला। पहले की तरह अब वहां से 2 नाइट वॉचमैन ही नहीं होंगे।
जब उन्हें भनक लगेगी कि ऊपर मार्केट की दुकानों को लूटने की कोशिश की जा रही है तो वो भी तो अलार्म बेल को चालू कर सकते हैं। तो कर दें। तुम भूल रहे हो कि चौकी जहां की अलार्म बेल बजती है भी हमारे कब्जे में है। लेकिन बाप, मुबारक अली बोला। वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में? वो भोपा सायरन, आनंद बोला। जो बजा था, जो साला अक्खी मुंबई में जाग कर देने वाला सायरन जो बजा था, उसका क्या होगा? हाँ, आनंद बोला। उसका क्या होगा? अगर सिक्योरिटी वालों ने उसे एक्टिवेट कर दिया तो वो ऐसा नहीं कर सकेंगे। क्यों? क्योंकि उस सायरन पर उनका जोर नहीं। उस सायरन की बाबत अखबार में वॉल्ट मैनेजर भोसले का कहना है कि सायरन बंद वॉल्ट के भीतर की हवा के दबाव में और बाहरी हवा के दबाव में एकाएक तब्दीली आ जाने से बचता है। हमने वॉल्ट के शेल में जो छेद किया था वो तो यकीनन अब तक बंद किया जा चुका होगा। ऐसा छेद भला यूं कैसे छोड़ा जा सकता है? उस सायरन को बजाने के लिए एयर प्रेशर में सडन चेंज सिक्योरिटी वालों के लाए भला क्यों कराएगी? वो वॉल्ट का दरवाजा खोल सकते हैं, दरवाजा खोलने से भी तो नहीं खोल सकते। अखबार में यह भी छपा है कि दरवाजे में टाइम लॉक लगा हुआ है, जिसकी खबर जामवंत राव को नहीं थी। वो मेरे नौकरी छोड़ने चुकने के बाद लगा होगा, जामवंत राव बोला। कभी भी लगा है। उस टाइम लॉक की वजह से वॉल्ट खुलने का जो टाइम निर्धारित करके वॉल्ट बंद किया जाता है, उससे पहले खुद वॉल्ट के मालकिन ही आकर वॉल्ट खोल सकते हैं। और हमारा यह इंतजाम होगा ही कि सिक्योरिटी वाले फोन का इस्तेमाल न कर सके। तुमने गार्डों के पास वायरलेस टेलीफोन होने की संभावना व्यक्त की थी, आनंद बोला। हाँ, लेकिन वायरलेस टेलीफोन को भी बिगाड़ा जा सकता है। कैसे? एक ऐसे उपकरण की मदद से जिसे स्क्रैम्बलर कहते हैं। वो उपकरण वायरलेस टेलीफोन की फ्रीक्वेंसी को यूं बिगाड़ देगा कि उस पर कुछ भी कहा सुना जाना मुमकिन नहीं रहेगा। वाह, मुबारक अली हर्षित स्वर में बोला। यह किया ना? वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में? अंग्रेजों की आंखों में डंडा। वह एक क्षण टिटका और फिर बोला, जामवंत राव। उसके लहजे में आए अप्रत्याशित परिवर्तन से जामवंत राव हड़बड़ाया। क्या है? वो बोला, साले हलकट, तूने मरवा दिया होता। साले कर्फ्यू लगवा कर, थाना कब्जा कर, 25 आदमी भर्ती करवा कर भी वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में? टाइम लॉक की वजह से वॉल्ट नहीं खुलने का था। बोला ना, वो दबे स्वर में बोला। टाइम लॉक बाद में लगा होगा। बाद में लगा होगा साला। आगे? तुकाराम बोला। आगे बाजार में जो गलियां हैं, विमल बोला। आपने देखा होगा कि उन सबके दाहिने पर लोहे के फाटक लगे हुए हैं, जो कि वहां के दंगाग्रस्त इलाके में रहने वालों ने अपनी सुरक्षा के लिए लगवाए हैं। वे फाटक गली के अंदर की तरफ से बंद होंगे। हम उन्हें बाहर से भी बंद कर देंगे तो किसी भी गली में से कोई बाहर बाजार में कदम नहीं रख सकेगा। इस तरह किसी हद तक यह उम्मीद हो सकती है कि किसी के घर में कोई इमरजेंसी होगी तो भी वो बाजार में कदम नहीं रख सकेगा। कोई अपने फ्लैट की उपरले नाले की खिड़की में से बाजार में उतर आया तो? क्यों? कर्फ्यू में ऐसी हरकत का मतलब क्या वो समझता नहीं होगा? उसे मालूम नहीं होगा कि ऐसी कोई हरकत करने पर उसे गोली मार दी जा सकती है। बाप, मुबारक अली और बेसब्रा उठा। सब कुछ काबू में और हम मार्केट के सामने। अब वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में? पॉइंट, आनंद बोला। से आगे बढ़ो, बल्कि उस एक इकलौते चौकीदार से भी आगे बढ़ो जो कि मार्केट के बंद शटर के आगे मौजूद होता है। उसको काबू करना मामूली काम है। तुम आगे बढ़ो। आगे पहले नीचे बेसमेंट में वॉल्ट को जाती सीढ़ियों के दाहिने पर लगे दरवाजे को हमने बाहर से बंद करना है ताकि सिक्योरिटी स्टाफ बेसमेंट में ही कैद होकर रह जाए। फिर हमने दुकानों से शटर तोड़ने हैं और भीतर मौजूद तिजोरियों को खोलकर माल हथियाना है। शटर तोड़ना अपने बाएं हाथ का काम है, मुबारक अली बोला। मैं 3 मिनट में एक शटर खोलकर दिखा सकता हूं। शटर या उसका ताला? वागले बोला। शटर बाप, शटर। दंगा कराने के अलावा जो दूसरा काम मेरे को महारत से आता है वो शटर खोलना ही तो है। दंगों में शटर खोल कर अपन बहुत दुकान लुटवाला है। मेरे को बस लोहे की एक लंबी नोकीली छड़ की जरूरत होगी। शटर की एक कड़ी खोलना वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में? उस्तादी होता है। बाकी तो खुद ब खुद खुलती चली जाती है। लेकिन तिजोरियां? जामवंत राव बोला। तिजोरियां कैसे खुलेंगी? लेजर बीम से, विमल बोला, जो कि हमारे सौभाग्य से अभी भी हमारे पास है। लेजर बीम के आगे हर तिजोरी का लोहा मक्खन की तरह पिघलता चला जाएगा, लेकिन इस बार हमें बीम ऑपरेटरों द्वारा पहने जाने वाले स्पेशल हीट प्रूफ पोशाकों का इंतजाम करना होगा और गैस मास्कों का भी तो।
आनंद बोला। भीम के इस्तेमाल से बेतहाशा धुआं भी तो निकलता है। वो भी, विमल बोला। लेकिन कितने ही दुकानदार तो, जामवंत राव बोला। शाम को अपनी तिजोरी का माल वॉल्ट में रखकर जाते हैं। हमने कोई दुकान खोली, तिजोरी खोली और पल्ले कुछ ना पड़ा तो हम उसी दुकान का शटर तोड़ेंगे, विमल बोला, जिसकी तिजोरी का माल हमें मालूम होगा कि वॉल्ट में जमा नहीं करवाया गया। इसके लिए हमें शाम के वक्त मार्केट में जाकर पहचान करनी होगी। यह एक बहुत अहम काम है जिसे कोई भी अगला कदम उठाने से पहले अंजाम देना जरूरी है। लेकिन मामूली काम है, आनंद बोला। हम कल ही शाम वहां जाकर मार्केट में मंडराने लग सकते हैं। बिल्कुल बाप, मुबारक अली बोला। पहले तो तू हमारी स्कीम एकदम, वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, फेल किए था। अगर पहले ही यही पॉलिश स्कीम को मार लेता तो। पहले यह पॉलिश नहीं चलने वाली थी, विमल बोला, क्योंकि पहले तुम्हारा निशाना वॉल्ट था और तुम लोगों को जामवंत राव की नकली चाबियों का बड़ा गुमान था। तब वॉल्ट के लाखों के माल के मुकाबले में दुकान की तिजोरियों का माल तुम्हें चिड़िया की बीट मालूम होता। क्यों? जामवंत राव हड़बड़ा कर परे देखने लगा। विमल ने जेब से एक तय किया हुआ कागज निकालकर आंटी को थमाया। यह उस सामान की लिस्ट है, विमल बोला, जो हमें इस बार दरकार होगा। इसमें खास आइटम है, कुछ आधुनिक हथियार, एक स्क्रैम्बलर, कुछ हीट प्रूफ पोशाकें जो कि 5000 डिग्री तक का टेम्परेचर सहन कर सके, कुछ गैस मास्क, पुलिस की वर्दियां, एक जीप, खांडेकर फंसे स्वर में बोला, जो देखने में पुलिस की जीप जैसी लगे, जिस पर पुलिस पेट्रोल लिखा हो। खांडेकर ने थूक निकली। उसने अपनी मां की तरफ देखा। आंटी ने कागज खोलकर लिस्ट पर एक निगाह मारी और फिर कागज अपने बेटे को थमा दिया। चेहरे पर गहन असंतोष के भाव लिए खांडेकर ने लिस्ट पढ़नी आरंभ की। ज्यो ज्यो वह लिस्ट पढ़ता गया, उसके चेहरे पर असंतोष के भाव बढ़ते गए। यह तो, वह बोला, फिर 2 लाख रुपए का खर्चा कराने वाली लिस्ट है। हमारा 2 लाख रुपया पहले ही डूब गया है। ये 2 लाख खर्चोगे, विमल सख्ती से बोला, तो पहले वाला 2 लाख उभरेगा ना। लेकिन कुछ नहीं, यह काम होना ही है। अब हम नहीं पीछे हट सकते और ना ही तुम पीछे हट सकते। लेकिन विमल का स्वर एकाएक बेहद हिंसक हो गया। हम करेंगे 2 लाख का खर्चा, आंटी व्यग्र भाव से बोली। कैसे भी हो करेंगे, सब सामान मुहैया होगा। कल शाम तक, विमल बोला। कल शाम तक, आंटी बोली। क्या कल ही हल्ला बोलने का इरादा है? आनंद बोला। तुम मूर्ख हो, विमल चिढ़कर बोला। हल्ला सामान के उपलब्ध होने का मोहताज नहीं, कर्फ्यू का मोहताज है। कर्फ्यू का क्या है? मुबारक अली बोला। वो तो अपन कल ही लगवा देंगे। कल कर्फ्यू लग गया तो मार्केट भी बंद हो जाएगी। फिर हम यह कैसे जान पाएंगे कि कौन कौन से दुकानदार अपना माल दुकान में ही रखते हैं? ओह, अपना मिस्टेक हुआ बाप। कर्फ्यू परसों लगाना मांगता है। हाँ, समझ लो, लग गया। गुड। अब कल शाम 6 बजे जौहरी बाजार में मिलते हैं। हम में शामिल हैं मैं, वागले, मुबारक अली, जामवंत राव और सतीश आनंद। रूपचंद जगनानी नहीं, उसका बाजार में देखा जाना ठीक ना होगा। वह कई घंटे पुलिस की हिरासत में रहा है। उसको किसी पुलिसिये ने मार्केट में भटकते देख लिया तो वह उसकी वहां मौजूदगी पर हैरान हो सकता है। लेकिन वो शामिल तो है ना इसमें? आनंद व्यग्र भाव से बोला। हाँ, शामिल है। आनंद ने चैन की सांस ली। फिर मीटिंग बर्खास्त हो गई। मेटाडोर वैन की तरफ पुलिस की तवज्जो तक न आती अगर वो ऐसी जगह न खड़ी होती जहां की दिन के वक्त गाड़ी खड़ी करने की मनाही थी। फिर एक बार उसकी तरफ तवज्जो जाने के बाद बीट कांस्टेबल को पहली अजीब बात यह लगी कि वैन की चाबियां उसके इग्निशन के साथ लटक रही थी, और दूसरी संदेहजनक बात यह थी कि वह मैनहोल नंबर 36 के पास खड़ी थी। गाड़ी पुलिस ने कब्जे में कर ली। उसका रजिस्ट्रेशन चेक किया गया तो वह नकली पाया गया। इतने से ही पुलिस वालों को शक हो गया कि वैन को संभावित डकैती में इस्तेमाल किया गया था। उसको फिंगरप्रिंट्स के लिए चेक किया गया तो उसे एकदम कोरी पाया गया। यह अपने आप में संदेहजनक बात थी। यदि वैन निर्दोष होती तो उस पर कोई तो फिंगरप्रिंट्स पाए ही जाने चाहिए थे। फिर वैन के नकली नंबर की पड़ताल शुरू हुई। चेकिंग के लिए वह नंबर उन तमाम चेक पोस्टों पर भेजा गया जहां की रात को चेक पोस्ट से गुजरी गाड़ियों के नंबर नोट किए जाते थे। रात को हेडक्वार्टर खबर पहुंची कि वह नंबर माहिम क्रीक की चेक पोस्ट के रजिस्टर में 13 तारीख में दर्ज था। तुरंत 13 तारीख की रात को माहिम क्रीक नाके पर तैनात तमाम पुलिस कर्मियों को अगले दिन पुलिस हेडक्वार्टर पेश होने का हुक्म जारी हुआ। तूने मुझे खामखा टोका,
खांडेकर भुनभुनाया। अब तक सोहल गिरफ्तार हो गया होता तो यह 2 लाख रुपए के नए खर्चे की मुसीबत हमारे गले ना पड़ी होती। विठल राव, आंटी बोली, इसी में हमारी भलाई है। देख लेना, इस बार ये लोग जरूर कामयाब होंगे। खाक और मिट्टी कामयाब होंगे। इस बार या सारे पकड़े जाएंगे या सारे मारे जाएंगे। हमारे 2 की जगह 4 लाख रुपया डूब जाएगा, जबकि अभी भी वक्त है सारे नुकसान की भरपाई कर लेने का। विठल राव, खबरदार। क्यों खबरदार? पता नहीं तू क्यों सोहल को इतना बड़ा हौवा बनाए दे रही है। अरे जब वो गिरफ्तार होकर फांसी पर लटक जाएगा तो उससे पहले तू परलोक सिधारा हुआ होगा। बीच में मत बोल, मेरी बात सुन। तू उस आदमी को जानता है जिसकी एक टांग पर प्लास्टर था और जो बैसाखियों के सहारे चलकर यहां पहुंचा था? उसका नाम तुकाराम है। नाम के अलावा कुछ जानता है? नहीं, मैं जानती हूं। यह वो शख्स है जिसने सोहल के साथ मिलकर अंडरवर्ल्ड किंग राज बहादुर बकिया उर्फ काला पहाड़ से टक्कर ली थी और उसकी बादशाहत को नेस्तानाबूद कर दिया था। अब तू मुझे यह बता कि जब तू सोहल को गिरफ्तार कराएगा तो अपना नाम छुपाए रखकर तू उसकी गिरफ्तारी पर लगा इनाम क्लेम कर लेगा। जब तेरा नाम नहीं छुपा रहेगा तो वो आदमी तुकाराम, जो सोहल को अपनी औलाद की तरह मानता है, तुझे छोड़ देगा। वो तुझे कच्चा नहीं चबा जाएगा। खांडेकर को उत्तर नहीं सूझा, लेकिन तब पहली बार वह सोहल को गिरफ्तार करने के नापाक ख्याल से हटा। जवाब दे, आंटी बोली। क्या जवाब दूं? खांडेकर मरे स्वर में बोला। मैं करता हूं इस लिस्ट के सामान का जुगाड़। जमीन जायदाद की खरीद फरोख्त के घोटाले करने वालों के लिए सरकार ने अगर कोई इनाम मुकर्रर किया होता तो वह निश्चित रूप से ठग शिरोमणि हरीश जेठामल मूलचंदानी को मिलता। उसकी कामयाबी का नायाब राज यह था कि केवल उसी ने महसूस किया था कि महानगरों में रहने वाले मध्यम वर्गीय लोग जिस चीज की सबसे ज्यादा ख्वाहिश करते हैं वह होती थी अपना घर। और घर बनता था जमीन के टुकड़े पर, जो कि घर बनाने वाले की मिल्कियत होना होता था। वह जमीन का टुकड़ा जिसे प्लॉट कहा जाता है, हासिल कर लेना मध्यम वर्गीय प्राणी अपनी 3/4 जीत मानता था। हरीश जेठामल मूलचंदानी ऐसे अपना घर का सपना देखने वाले मध्यम वर्गीय लोगों को नगद व आसान किस्तों पर प्लॉट बेचता था, भरपूर कामयाबी से बेचता था और बोरे भर भर कर नोट कमाता था। वो ऐसे प्लॉट बेचता था जिन पर कोई माई का लाल पहुंचे तो जाने, ऐसे प्लॉट बेचता था जिन पर 8-8 फुट पानी खड़ा होता था, ऐसे प्लॉट बेचता था जिनका मालिक असल में कोई और होता था, ऐसे प्लॉट बेचता था जो सेल डीड की स्याही सूखने से पहले वापस समुद्र में जा मिलते थे, और ऐसे प्लॉट बेचता था जिन्हें वह पहले ही 6-6 बार बेच चुका होता था। उसकी इस नापाक हरकतों में उसका जोड़ीदार था अग्रवाल नाम का एक वकील, जो कि बार काउंसिल से निकाला हुआ था, लेकिन धोखाधड़ी और बेईमानी को कवर करने वाले बेशुमार कानूनी नुक्ते जानता था। 3 साल तक यह सिलसिला चला। उतने अरसे में जेठामल मूलचंदानी ने करोड़ों रुपए कमाए। फिर उसके खिलाफ पुलिस इंक्वायरी हुई, धोखाधड़ी और 400 BC का केस रजिस्टर हो गया, जिससे अग्रवाल की लाख कोशिशों से, लेकिन बड़ी मुश्किल से, वह जमानत पर छूटा। एक बार जमानत पर छूटते ही उसने अपनी सारी दौलत समेटी और अहमदाबाद से फरार हो गया। 2 साल वह राजनगर में रहा, हर क्षण गिरफ्तारी के भय से त्रस्त रहकर रहा, लेकिन रहा। उस दौरान अग्रवाल गिरफ्तार हुआ। उस पर हरीश जेठामल मूलचंदानी का साथी होने का और उसे जमानत पर रिहा कराकर फरार कराने का मुकदमा चला। उसे 5 साल की सख्त सजा हुई, जिसमें पहले साल ही वह जेल में मर गया। इस खबर ने मूलचंदानी को और भी खौफजदा कर दिया। जेल के नाम से उसकी रूह कांपती थी। फिर किसी तरह उड़ती उड़ती खबर उस तक पहुंची कि करीब ही सोनपुर में एक डॉक्टर था जो कि प्लास्टिक सर्जरी से इंसानी सूरत ऐसी तब्दील कर देता था कि कोई उसे पहचान नहीं सकता था। वह डॉक्टर स्लेटर की शरण में पहुंचा। 5 लाख रुपए की फीस की एवज में डॉक्टर स्लेटर ने उसे नया चेहरा दिया। मूलचंदानी ने शीशे में अपनी सूरत देखी तो उसकी तबीयत खुश हो गई। अब वह वापस अहमदाबाद लौट सकता था। अहमदाबाद वो जगह थी जिसके आगे उसे दुनिया की हर जगह हेच लगती थी। उसने अपना नाम HJM चंदानी रख लिया और वापस अहमदाबाद पहुंच गया। वहां उसने स्वयं को दुबई से स्वदेश लौटा
एक व्यापारी जाहिर किया जो कि अपनी जिंदगी के आखिरी दिन अपने मुल्क की धरती पर बिताना चाहता था। नल सरोवर के करीब एक विशाल फार्म हाउस खरीदकर हरीश जेठामल मूलचंदानी नामक ठगराज HJM चंदानी के नाम से वहां स्थापित हो गया। लेकिन यहां अपने नए चेहरे के साथ, अपने नए नाम के साथ, अपनी नई जिंदगी में उसने अभी 4 ही महीने गुजारे थे कि उसे फिक्र सताने लगी। यह फिक्र उसके नए चेहरे से संबंधित थी। उसके नए चेहरे से कोई वाकिफ था। उसके नए चेहरे का राज खुल सकता था। वह जेल जा सकता था। वह बर्बाद हो सकता था। 1 महीना और गुजरा तो उसने अपनी यह चिंता मिटाने का दृढ़ निश्चय कर लिया। उसने फर्जी नाम से एक सेकंड हैंड लेकिन मजबूत कार खरीदी। उस पर सोनपुर पहुंचा। वहां उसने चुपचाप डॉक्टर स्लेटर का कत्ल कर दिया और उसी कार पर चुपचाप अहमदाबाद वापस लौट आया। उसकी निगाहों में अब वो सुरक्षित था। अब अपने नए चेहरे की पोल खुल जाने का उसे कोई खतरा ना था। हरीश जेठामल मूलचंदानी उर्फ HJM चंदानी के वो शख्स था जिसकी सोलंकी को तलाश थी। दफ्तर जाने से पहले रूपचंद जगनानी अपने बेटे के घर पहुंचा। मीरा को उसने घर में अकेली पाया। शिल्पा स्कूल जा चुकी थी। यह जानकर उसे सख्त निराशा हुई कि अशोक अब तक ना वापस लौटा था और ना उसका कोई फोन आया था। वह वहां से विदा ही होने वाला था कि एकाएक फोन की घंटी बजी। रूपचंद ठिठका। उसने आशापूर्ण निगाहों से फोन की तरफ देखा। क्या पता वह उसके बेटे का ही फोन हो। मीरा ने फोन उठाया। उसने एक क्षण फोन सुना और फिर रिसीवर रूपचंद की तरफ बढ़ाती हुई बोली, आपका फोन है। रूपचंद सकपकाया। उसका फोन? उसका तो यहां कभी फोन नहीं आता था। उसने किसी को कहा तक नहीं था कि वह अपने बेटे के घर जा रहा था। शायद सतीश आनंद का फोन हो। आखिर उसे मालूम तो हो ही चुका था कि वह इंस्पेक्टर अशोक जगनानी का पिता है। उसने आगे बढ़कर झिझकते हुए अपनी पुत्र वधू के हाथ से फोन लिया। हेलो। वह बोला, कौन? और कौन होगा साले बड़ाऊ। रूपचंद के हाथ से रिसीवर छूटते छूटते बचा। बड़ी मुश्किल वह अपने मन के भाव अपने चेहरे पर उभरने से रोक सका। वही कर्कश खूनी आवाज जो वह ऑफिस के फोन पर पहले भी सुन चुका था। क्या? वह फंसे स्वर में बोला। तारीख याद है ना? याद है, लेकिन अभी तो उसमें 1 हफ्ता बाकी है। 1 हफ्ता गुजर भी तो गया है हरामजादे। अगर अब तक कुछ नहीं कर पाया तो अब कौन सा तीर मार लेगा? मैं करूंगा, लेकिन मुकर्रर तारीख तक तो। उसने एक सहमी हुई निगाह मीरा की दिशा में डाली और मौत पीस में फुसफुसाया, मेरा पीछा छोड़ो। साले जुबान लड़ाता है। देखो तुम खामखा बकवास बंद और तारीख फिर से याद कर ले। 25 तारीख इसी महीने की, हरामजादे अगले महीने की नहीं। दोबारा ना याद दिलानी पड़े। नहीं पड़ेगी, मैं पहले ही। लाइन कट गई। रूपचंद ने धीरे से रिसीवर क्रेडिल पर रखा। ACP मनोहर देवड़ा ने अपने सामने खड़े एक ASI, एक 3 फीते वाले हवलदार और 2 सिपाहियों पर निगाह डाली तो देवड़ा बोला, 13 तारीख इतवार की रात को तुम लोग माहिम काजवे की चेक पोस्ट पर तैनात थे। जी हाँ। अटेंशन खड़ा ASI बड़े अदब से बोला। तुम 4 जने? सर, एक सिपाही और था, करीम बख्श, वह छुट्टी पर है। यह वैन? देवड़ा उनके सामने एक साहिबान के नीचे खड़ी वैन की ओर इशारा करता हुआ बोला। उस रात तुम्हारे नाके से गुजरी थी। उसका नंबर तुम्हारे रिकॉर्ड में दर्ज है, इसलिए शक की कोई गुंजाइश नहीं। कोई कुछ ना बोला। आप लोगों में से कोई इस वैन को पहचानता हो? मैं पहचानता हूं, एक सिपाही हिम्मत करके बोला। कैसे पहचानते हो? आज 5 दिन बाद इस गाड़ी की तुम्हें याद रह जाने की कोई माकूल वजह? साहब, इस गाड़ी के ड्राइवर के साथ जो आदमी बैठा था वह सिपाही करीम बख्श का कोई जानने वाला था। करीम बख्श ने उसको सलाम किया था और उसका हालचाल भी पूछा था। इसी वजह से मुझे यह गाड़ी याद रह गई। उसका हुलिया बयान कर सकते हो? करीम बख्श का? स्टूपिड, उस आदमी का, वैन के उस पैसेंजर का जो करीम बख्श का जानने वाला मालूम होता था। वह एक लंबा चौड़ा आदमी था, बस। साहब, मैं परे रजिस्टर पर बैठा था, इससे ज्यादा मैं और कुछ ना देख पाया था। फिर मेरी तरफ से ड्राइवर की ओट में भी था वह। ड्राइवर को तो तुमने ठीक से देखा होगा। ठीक से नहीं साहब, लेकिन पैसेंजर से ज्यादा अच्छी तरह से देखा था। कैसा था वो देखने में?
वो एक दुबला पतला कम उम्र छोकरा था जो सूरत से ही क्रिश्चियन या गोवानी लगता था। वैन में माल क्या लदा हुआ था? वेल्डिंग में काम आने वाले गैस के सिलेंडर लदे हुए थे साहब। एसीपी देवड़ा चौका। वो सिलेंडर तो 3-4 फुट लंबे होते हैं, वह बोला। होते हैं साहब। वो वैन में कैसे आ गए? वैन की पिछली सीट उखड़ी हुई थी साहब, और पीछे लंबे रुख छत तक सिलेंडर लदे हुए थे। तुम वैन के ड्राइवर को दोबारा देखो तो पहचान लोगे। उम्मीद तो है साहब। जॉर्ज सेबिस्टन की लावारिश लाश तब भी सरकारी हॉस्पिटल की मोर्ग में मौजूद थी। उस सिपाही को देवड़ा खुद सरकारी अस्पताल लेकर गया और उसने उसे जॉर्ज सेबिस्टन की डेड बॉडी दिखाई। यही था उस रात वाला वैन ड्राइवर? देवड़ा ने सिपाही को घूरते हुए पूछा। सिपाही ने तनिक हिचकिचाते हुए सहमति में अपना सिर हिला दिया। देवड़ा ने जॉर्ज सेबिस्टन के पांव देखे। वे 12 नंबर का जूता पहनने वाले आदमी के पांव ना निकले, लेकिन 12 नंबर का जूता पहनने वाला आदमी वो पैसेंजर हो सकता था जो कि उस रात जॉर्ज सेबिस्टन के साथ वैन में मौजूद था और जो महकमे के सिपाही करीम बख्श का कोई पहचान वाला था। तुरंत करीम बख्श को कहीं से भी तलब करके हेडक्वार्टर पेश किए जाने का ऑर्डर इशू हो गया। सोलंकी ने कराते हुए आंख खोली। कुछ क्षण तो वह यही याद न कर पाया कि वह कहां था। फिर दिमाग पर बहुत जोर देने पर उसे याद आया कि वह लाल दरवाजा के इलाके में स्थित एक घटिया से होटल में था। पिछली रात बहुत थका मांदा और कांपता कराता वह अहमदाबाद पहुंचा था और उस होटल में एक कमरा लेकर उसमें दाखिल होते ही सो गया था। उसने उठकर बैठने की कोशिश की तो उसके मुंह से एक करा निकल गई। फिर उसने महसूस किया कि उसका बदन तप रहा था और गर्दन अकड़ी हुई थी। परसों मुंबई में अपनी कैद गाह वाले तहखाने की सीढ़ियों पर उसने जो दिखावटी कलाबाजी खाई थी वह उसे बहुत महंगी पड़ी जान पड़ती थी। उसने अपनी गर्दन पर हाथ फेरा तो पाया कि वह दाईं तरफ से बुरी तरह सूजी हुई थी और छूने से भी फोड़े की तरह दुखती थी। बड़ी कठिनाई से हाथ बढ़ाकर वह कॉल बेल का बटन दबा पाया। कुछ क्षण बाद एक वेटर वहां पहुंचा। उसने सोलंकी की ओर देखा। मैं बीमार हूं, सोलंकी कमजोर स्वर में बोला। मुझे एक डॉक्टर की सख्त जरूरत है। इस होटल में? वेटर हड़बड़ाया। डॉक्टर किधर होएगा बाप? अरे शहर में तो होगा। फीस लगेगी, दूंगा। फिर क्या बांधा है? वह जाने के लिए घूमा। और सुनो, सोलंकी व्यग्र भाव से बोला। अब क्या है? डॉक्टर आने तक मुझे चाय पिला दो। जरूर। वह चाय पीकर हटा ही था कि डॉक्टर पहुंच गया। उसकी अपेक्षा से बहुत जल्दी पहुंच गया। डॉक्टर एक झोल जाल सा बूढ़ा आदमी था जो कि डॉक्टर से ज्यादा किसी सरकारी महकमे का क्लर्क लगता था। उसने सोलंकी की जुबान देखी, टेम्परेचर देखा, नब्ज देखी, ब्लड प्रेशर चेक किया, स्टेथोस्कोप से उसकी छाती टटोली और फिर अपना विजिट बैग बंद करता हुआ गंभीरता से बोला। तुम बहुत बीमार हो, जल्दी ठीक होना चाहते हो तो शराब पीना छोड़ दो। मैं शराब नहीं पीता, सोलंकी बोला। अपने डॉक्टर से झूठ नहीं बोलते। तुम शायद यह सोचकर ऐसा कह रहे हो कि अहमदाबाद में शराब पर पाबंदी है ना? अरे मैंने जिंदगी में कभी शराब नहीं पी। डॉक्टर सक पकाया। उसने यूं सोलंकी की तरफ देखा जैसे फैसला ना कर पा रहा हो कि वह अपने पेशेंट की जुबान पर विश्वास करे या ना करे। दरअसल सोलंकी बोला, मैं सीढ़ियों से गिर पड़ा था। नशे में गिरे होंगे। सिर के बल लुढ़कनियां खाता गिरा था जिसकी वजह से मेरी गर्दन जरा गर्दन दिखाओ। सोलंकी ने तनिक करवट बदली, सिर ऊंचा किया और गर्दन का सूजा हुआ भाग उसकी तरफ कर दिया। डॉक्टर ने गर्दन का मुआयना किया, बड़ी संजीदगी से अपनी गर्दन हिलाई और बोला, केस गंभीर है, अगर तुम अस्पताल भर्ती हो जाओ तो। सोलंकी पहले से ही इनकार में सिर हिलाने लगा। प्राइवेट नर्स की फीस अदा कर सकते हो? हाँ। फिर तो तुम यहां रह सकते हो। कम से कम 2 दिन तुम्हें बिस्तर में ही रहना होगा। तुम्हारी अस्पताल जैसी देखभाल नर्स यही कर देगी। ठीक ठीक, अब मेरी और नर्स की फीस देता हूं। सोलंकी ने उठने का उपक्रम किया तो स्वयं को इस काबिल ना पाया। उधर उस कुर्सी पर मेरी पैंट पड़ी है, उसमें मेरा बटुआ रखा है, उसमें से अपनी और नर्स की फीस निकाल लीजिए। डॉक्टर ने पैंट में से बटुआ बरामद किया। यह देखकर उसके चेहरे पर सख्त हैरानी के भाव आई कि बटुआ 100 के नोटों से ठसाठस भरा हुआ था। उसने बटुए में से 100 के 2 नोट निकाले और फिर हिचकिचाते हुए एक नोट और खींच लिया। उसने बटुआ वापस पैंट की जेब में रख दिया और सोलंकी को 3 नोट दिखाता हुआ बोला, 50 रुपए मेरी फीस है, 250 रुपए नर्स के लिए है, वो 2 दिन 24 घंटे यहीं रहेगी। ठीक है।
अपने बेटे के घर से निकलकर ऑफिस जाने की जगह रूपचंद जगनानी कोलाबा पहुंचा। गोविंद दत्तानी ने खुद दरवाजा खोला। रूपचंद को आया पाकर उसने बुरा सा मुंह बनाया और फिर उसे भीतर बुलाने की जगह खुद बाहर आ गया। उसने अपने पीछे कोठी का मुख्य द्वार बंद किया और बड़े अप्रसन्न स्वर में बोला, तुम फिर आ गए? साईं, मैं रोकड़ा वापस करने आए हो तो ठीक है, वरना फुट लो। साईं, अपने वादे पर तो खरे उतरो। कौन से वादे पर खरा उतरो? तुमने मुझे 25 तारीख तक की मोहलत दी है, तब तक के लिए अभयदान दिया है। जब रोकड़ा नहीं लाए तो आज क्यों आए हो? 25 से पहले आना था तो रोकड़ा लेकर आना था। साईं, तुम्हारे आदमियों को भी तो मालूम होना चाहिए कि तुमने मुझे 25 तारीख के लिए अभयदान दिया है। मतलब तुम्हारे आदमी तो मुझे अभी भी धमका रहे हैं। आज उन्होंने मेरे लड़के के घर मुझे फोन कर दिया। अगर फोन मेरे लड़के ने सुन लिया होता तो क्या होता? दत्तानी आंखें तरेर कर बोला, साले, हम क्या तेरे लड़के से डरते हैं? मेरा मतलब है, मुझे पता है तेरा मतलब। मुझे यह बता कि तू अब तक कुछ नहीं कर सका तो 25 तक कौन सा कमाल कर देगा? मैं कर लूंगा। दत्तानी ने घूर कर उसे देखा। एक कमाल तो कर भी चुके हो, वह बोला। क्या कहीं तुम सच में ही उन सेंधमारों में तो शामिल नहीं हो जिन्होंने जोहरी बाजार का वार्ड लूटने की कोशिश की थी? रूपचंद खामोश रहा। उसने जोर से थूक निकली। मैंने अखबार में तुम्हारी गिरफ्तारी के बारे में पढ़ा था और इकबाल सिंह से बात की थी। वो तो हंस हंस कर पागल हो गया था। कहने लगा कि अगर रूपचंद जगनानी इतना हौसलामंद आदमी हो सकता था तो उसे तो कंपनी का मामूली कलेक्टर नहीं, कोई बड़ा ओहदेदार होना चाहिए था। सिपा सालार बना दे तुम्हें कंपनी का, या वजीर आजम। साई, रूपचंद रुआ से स्वर में बोला, तुम क्यों खामखा मेरा मजाक उड़ा रहे हो? दफा हो जाए। एकाएक दत्तानी सांप की तरफ फुफकारा। अब मुझे तभी शक्ल दिखाना जब तेरे पास लौटाने के लिए रोकड़ा हो। 25 तारीख तक रोकड़े का इंतजाम न कर सका तो मेरे पास आने की तकलीफ न करना। इस बार मैं तेरे पास आऊंगा, मैं आऊंगा तेरे पास। चल निकल यहां से। और उसने रूपचंद को इतनी जोर का धक्का दिया कि वह गिरते गिरते बचा। अपमान की पीड़ा से तिल मिलाता, खून के आंसू पीता रूपचंद जगनानी वहां से विदा हुआ। शाम को मार्केट बंद होने तक विमल और अन्य लोगों ने 16 ऐसी दुकानें नोट कर ली जिनकी कीमती तिजोरियों का माल मार्केट बंद होते समय वॉल्ट में नहीं जमा कराया जाता था। अगले दिन शनिवार था, जबकि मुबारक अली ने कर्फ्यू लगाकर दिखाना था। 11 बजे के करीब सोलंकी ने आंख खोली। उसने अपनी तबीयत में इतना काफी सुधार पाया कि उसने डॉक्टर की राय को कबूल करके 2 दिन बिस्तर में ही गुजारने का इरादा छोड़ दिया। काली कलूटी, सूखी टहनी जैसे जिस्म वाली उम्र दराज मलयाली नर्स उसके सिरहाने बैठी थी। गुड मॉर्निंग, वह बोली। कैसा है? अच्छा है, सोलंकी जबरन मुस्कुराता हुआ बोला। उसने उठकर टॉयलेट जाना चाहा तो नर्स ने यूं उसकी बाह थामी जैसे वह वहां भी उसके साथ जाना चाहती हो और उसकी मदद करना चाहती हो। सोलंकी बड़ी कठिनाई से उसे रोक पाया। ठीक है, वह बोली, तुम टॉयलेट होके आओ, मैं चाय बुलाता है। सोलंकी ने सहमति में सिर हिलाया और टॉयलेट में दाखिल हो गया। नित्य कर्म से फारिग होकर उसने नर्स के साथ चाय पी और हल्का सा नाश्ता किया। फिर डॉक्टर उसका मुआयना करने आया और उसे इधर उधर ठकठकाकर फीस लेकर चला गया। अब तुम रेस्ट मारो, नर्स बोली। मैं चेंज का वास्ते हाफ एन आवर को घर जाना मांगता है। जरूर, सोलंकी बोला। बिस्तर से उठने का नहीं है? नहीं है, मैं हाफ एन आवर में लौट के, जब मर्जी आना। नर्स चली गई तो सोलंकी बिस्तर से निकला। उसने कपड़े तब्दील किए, जूते पहने और नीचे रिसेप्शन पर पहुंचा। वहां से उसने टेलीफोन डायरेक्टरी हासिल की और उसमें चंदानी के नाम की एंट्री तलाश करने लगा। अब उसे अनुभव हो रहा था कि पहले जिस काम को वह मामूली और आसान समझ रहा था वो ना मामूली था और ना आसान था। डॉक्टर स्लेटर के चंदानी नाम के पेशेंट की एंट्री डायरेक्टरी में किसी और नाम से हो सकती थी। उसका टेलीफोन और नाम डायरेक्टरी में दर्ज ही नहीं हो सकता था, बल्कि यह भी हो सकता था कि उसके पास टेलीफोन ही ना हो। बड़ी मेहनत से उसने डायरेक्टरी में चंदानी तलाश किया। डायरेक्टरी में एक ही जगह 4 चंदानी दर्ज थे। एक चंदानी एच था, दूसरा चंदानी HM था और बाकी 2 चंदानी हरीश थे। उसने चारों नामों के साथ दर्ज पते कागज पर नोट कर लिए। कहीं से शहर का नक्शा मिल सकता है? उसने रिसेप्शनिस्ट से पूछा। सड़क के मोड़ पर स्टेशनरी की दुकान है, रिसेप्शनिस्ट बोला, वहां जाकर पता करो। सोलंकी को वहां से शहर का नक्शा मिल गया। अपनी स्टेशन वैगन में बैठे बैठे उसने डायरेक्टरी में से निकाले चारों पते उस नक्शे में तलाश किए और उनके गिर्द दायरे लगा दिए। फिर वह सबसे पहले नजदीकी पते पर पहुंचा।
सबसे नजदीकी पता 3 दरवाजा का था, जो कि उसके होटल के करीब ही एक जगह थी। पता एक बहुमंजिली इमारत का निकला, जिसके ग्राउंड फ्लोर पर बेशुमार लेटर बक्से लटके हुए थे। उन लेटर बक्सों में से एक पर एच चंदानी दर्ज था। अपनी बीमार हालत की वजह से सोलंकी की अक्ल मुकम्मल तौर से उसका साथ नहीं दे रही थी, परंतु फिर भी इतना उसने जरूर महसूस किया कि वह पता ऐसे आदमी के रहने के काबिल नहीं था जो कि नया चेहरा हासिल करने के लिए 5 लाख रुपए खर्च कर चुका हो। फिर भी उसने इमारत में एच चंदानी का फ्लैट तलाश किया और जाकर कॉल बेल बजाई। दरवाजा एक निहायत खूबसूरत नौजवान लड़की ने खोला। उसने प्रश्न सूचक निगाहों से सोलंकी की ओर देखा। एच चंदानी? लड़की की खूबसूरती के रौब से थर्राया सोलंकी केवल इतना ही कह सका। फरमाइए, मैंने एच चंदानी से मिलना था। मैं हूं एच चंदानी। जी, मैंने कहा मैं हूं एच चंदानी, हेमलता चंदानी। आप टेलीफोन डायरेक्टरी वाली एच चंदानी है? क्या मतलब हुआ इस सवाल का? वह तीखे स्वर में बोली। मैंने अर्ज किया कि आप वो एच चंदानी है जो टेलीफोन डायरेक्टरी में दर्ज है तो तुमसे मतलब हो कि नहीं? सोलंकी जिद भरे स्वर में बोला, हूं। फिर मुझे कोई मतलब नहीं। और वह जाने को घुमा। तुम पागल तो नहीं हो? नहीं, सोलंकी जाते जाते बोला। खाम का घंटी क्यों बजाई? खाम का ही बजाई, माफी। वह सीढ़ियां उतरता हुआ बोला, मैं पुलिस को फोन करती हूँ। वह उसके पीछे चिल्लाई। सोलंकी के कान पर जू भी ना रेंगी पुलिस के नाम से। दूसरा चंदानी चंदानी HM दिग्विजय कॉलोनी में रहता था, जो कि वहां से बहुत दूर शहर की घनी आबादी वाले इलाके से एकदम बाहर थी। वहां तक वह बड़ी कठिनाई से पहुंचा। वहां पहुंचने के लिए उसने साबरमती नदी उसके 3 दरवाजा के करीब मौजूद एलिस ब्रिज से ही पार कर ली, जिसकी वजह से उसने कई बार गलत सड़क पकड़ी और अपने लक्ष्य से विपरीत दिशा में भटका। अंत में असल फासले से 6 गुना ज्यादा स्टेशन वैगन चलाने के बाद वह दिग्विजय कॉलोनी पहुंचा। वहां उसका लक्ष्य एक कोठी निकली, जो कि किसी संपन्न आदमी के रहने के काबिल मानी जा सकती थी, लेकिन वहां भी उतनी रईसी नहीं झलक रही थी जो कि सोलंकी के ख्याल से डॉक्टर स्लेटर के पेशेंट के रहने की जगह से झलकनी चाहिए थी। उसने कॉल बेल बजाई। एक आदमी ने दरवाजा खोला। HM चंदानी से मिलना है, सोलंकी बोला। मैडम तो बोर्ड की मीटिंग में गई है। मैडम? हाँ, मिसेज हीरामणि चंदानी को पूछ रहे हो ना आप? ये वो HM चंदानी है जो टेलीफोन डायरेक्टरी में दर्ज है। हाँ, तुम टेलीफोन एक्सचेंज से आओ? नहीं। यहाँ अकेली रहती हो? हाँ, क्यों? आप कौन है? मैं उनका कुक हूं। और ये HM चंदानी जो फोन में दर्ज है, मैडम है, औरत है? हाँ, लेकिन इतने सवाल क्यों? इनका टेलीफोन से क्या रिश्ता? कोई रिश्ता नहीं। वह वापस घुमा। पहली दोनों चंदानी औरतें निकली थी। कोई गड़बड़ थी। वह पोस्ट ऑफिस में पहुंचा। वहां से डायरेक्टरी लेकर उसने फिर उसमें से वह पृष्ठ निकाला जिस पर चंदानी दर्ज थे। तब उसे महसूस हुआ कि खुद उसकी गलती से यूं उसका आधा दिन बेकार गया। एच चंदानी और HM चंदानी दोनों के बाद क्रमशः मिस और मिसेस लिखा था, जिसकी तरफ उसकी तवज्जो नहीं गई थी। उसने अब अच्छी तरह से तस्दीक कर ली कि बाकी के 2 चंदानी मिस या मिसेस नहीं थे। वे हरीश चंदानी क्रमशः प्रगति नगर और आयोजन नगर में रहते थे। प्रगति नगर चूंकि दिग्विजय कॉलोनी से करीब था, इसलिए वह पहले वहां पहुंचा। इस बार का पता एक बढ़िया फ्लैटों वाला आधुनिक इमारत का निकला। उसने हरीश चंदानी के फ्लैट की कॉल बेल बजाई। कोई उत्तर न मिला। उसने दरवाजा खटखटाया। एक सजी धजी अधेड़ औरत ने दरवाजा खोला। सोलंकी ने उसका अभिवादन किया और बोला, हरीश चंदानी साहब? वे फैक्ट्री गए हैं। उत्तर मिला, तुम ड्राइवर की नौकरी के लिए आए हो? ये जो चंदानी साहब है? सोलंकी उसके सवाल को नजरअंदाज करता हुआ बोला, इनके सिर पर बिना खिजाब लगाए घने काले बाल हैं, बीच में से मांग निकालते हैं और अरे मेरे हस्बैंड तो सिर से गंजे हैं। आपके हस्बैंड? हरीश चंदानी, जो डायरेक्टरी में दर्ज है। हाँ, तुम? ताजे ताजे गंजे हुए हैं या अरसे से गंजे हैं? वो तब भी गंजे थे जब मेरी उनसे शादी हुई थी। तुम इतने सवाल क्यों कर रहे हो? तुम ड्राइवर की नौकरी के लिए आए हो या? माफी, आप वाले हरीश चंदानी की मुझे तलाश नहीं। 4 नंबर आयोजन नगर वाला हरीश चंदानी, जो कि 70 साल का अपाहिज बूढ़ा था, का निकला, जो कि व्हील चेयर पर पड़ा पड़ा अपनी जिंदगी के बाकी दिन गिन रहा था।
रात को थकान से चूर चूर हुआ सोलंकी होटल में पहुंचा। तुम किधर चला गया था मैन? नर्स उस पर बरसी। माफी, थक कर चूर हुआ सोलंकी पलंग पर ढेर होता हुआ बोला। तब कहीं जाकर उसे ख्याल आया कि दिन भर से उसने कुछ नहीं खाया था। कैसा है? नर्स चिंतित भाव से बोली। भूखा है। अरे तबीयत कैसा है? भूख की वजह से हालत खस्ता है। दवाई खाया? नहीं। दैट्स टू बैड। कुछ खाने को मंगा कर दो, फिर दवाई खाता हूं। स्ट्रेंज मैन अपना हेल्थ का केयर नहीं करता। करता है तभी तो खाना मांगता है, मंगाता है। नर्स वेटर को बुलाने चली गई। जौहरी बाजार के एन बीचों बीच एक शिवालय था जिसके आगे से गुजरते समय लोग अनायास ही नतमस्तक हो जाते थे। शाम के वक्त वहां अपेक्षाकृत ज्यादा भीड़ हो जाती थी क्योंकि तब लोग रुककर माथा टेकते थे और पीतल के जंगले के पीछे शिवलिंग के पहलू में बैठे पुजारी से चरणामृत पाकर जाते थे। तब शाम के 5 बजने को थे जबकि पुजारी के सामने पड़ी अक्षत वगैरह की थाली में एक भारी सी चीज आकर गिरी। पुजारी हड़बड़ाया। पहले उसने समझा कि किसी ने शरारत में पत्थर फेंका, लेकिन जब उसकी निगाह उस चीज पर पड़ी तो उसके प्राण कांप गए। वह मांस का लोथड़ा था। शिव शिव शिव! पुजारी हाहाकार कर उठा और जोर जोर से लगा चिल्लाने। किसी ने मांस का लोथड़ा फेंका, किसी ने शिवालय में मांस का लोथड़ा फेंका। किसने फेंका? एकाएक सड़क पर से कोई चिल्लाया। मैंने अपनी आंखों से इसे शिवालय की तरफ कुछ फेंकते देखा था। मैंने नहीं फेंका, कोई आतंकित स्वर में बोला। इसी ने फेंका है, मारो साले को। शिवालय के सामने भीड़ जमा होने लगी। मियाँ शर्म करो, मुबारक अली टैक्सी स्टैंड पर मौजूद कई टैक्सी वालों में से एक से बोला। तुम्हारा मुसलमान भाई पिट रहा है और तुम हाथ पर हाथ धरकर बैठे हुए हो, शर्म करो जरा। मुसलमान भाई पिट रहा है? तुरंत आवेशपूर्ण प्रत्युत्तर मिला। हिंदुओं के हाथों हजारों बार लानत है तुम पर, जरा भी शर्म हो तो जाकर डूब मरो समंदर में। अरे छुड़ाओ उसे, कोई और बोला। कई टैक्सी वाले एक व्यक्ति को, जो कि खुद मुबारक अली का आदमी था, पीटती हुई भीड़ की तरफ लपके। अगले ही क्षण बाजार में कोहराम मच गया। मोड़ पर गोली चल गई है, मुबारक अली चिल्लाया। एक हाजी को गोली मार दी। हाजी को गोली मार दी? बेचारे का कुछ भी कसूर नहीं था, सिर्फ सड़क से गुजर भर रहा था बेचारे को। कुछ आदमियों ने पंडित को शिवालय में से घसीटकर बाहर निकाल लिया। पंडित पर लात घुसों की बौछार होने लगी। अरे पंडित को छुड़ाओ! कुछ और लोग वहां पहुंचे। हाथापाई और ढींगा मुश्ती से बाजार गर्म होने लगा। फिर सोडे की बोतलें और ईंट पत्थरों की बारी आई। बाजार की दुकानों के शटर पटापट गिरने लगे। फिर दूर कहीं फ्लाइंग स्क्वाड की आवाज गूंजी। हड़कंप मच गया। मुबारक अली अपने 4 दंगाई साथियों के साथ एक कार में सवार होकर कार सायरन की आवाज से विपरीत दिशा में भाग निकला। उसने खिड़की में से हाथ निकाला और एक नुकसान कम करने वाला लेकिन आवाज ज्यादा करने वाला एक बम बंद होती दुकान पर फेंका। जोर का धमाका हुआ। इलाके में और खलबली मच गई। रेडियो से प्रसारित होने वाली 8 बजे की खबरों में चलाया गया कि नगर के जौहरी बाजार के इलाके में कुछ असामाजिक तत्वों की शर्मनाक हरकतों की वजह से सांप्रदायिक दंगे भड़क उठने की स्थिति बन गई थी, जिसकी वजह से इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया था। देखा बाप, मुबारक अली एक विजेता के स्वर में बोला। कहीं सिलसिला? विमल बोला। हमारी उम्मीद से ज्यादा गंभीर ना हो गया हो? क्या मतलब? ऐसी हालात में कई बार पुलिस की मदद करने के लिए स्टेट रिजर्व पुलिस की गारद या फौज भी बुला ली जाती है। वो तो तब होता है जब कम से कम 6 आदमी मरे हो और वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, इम्कान हो और आदमी मरने का। फिर भी का जवाब है अपन के पास। उस इलाके का काउंसलर मुसलमान है और हमारा लिहाज करने वाला है। अपन उसको बोलेगा कि वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, अपने संप्रदाय के लोगों की सलामती की खबर लेने के लिए कर्फ्यू वाले इलाके का दौरा करे। उस दौरे पर अपन उसके साथ होएगा। गुड। मैं 1 घंटे में तुम्हारे को खबर करता है कि उधर एसआरपी या मिलिट्री है या नहीं, या पुलिस का कोई अतिरिक्त प्रबंध। वो भी अगर सब ठीक हुआ तो फिर आज ही हल्ला बोल देंगे। बढ़िया, अपन चला, बस गया और आया। रेडियो पर कर्फ्यू का समाचार प्रसारित होते ही जामवंत राव उठ खड़ा हुआ। अब क्या हुआ? अंजना बोली। कुछ नहीं, जामवंत राव अनमने स्वर में बोला। उठ क्यों खड़े हुए? मैं जा रहा हूं। जा रहे हो? खाने का वक्त हुआ जा रहा है, जा रहे हो? जामवंत राव ने कोई उत्तर न दिया। वह जूते पहनने लगा। अब सुनिए, रेडियो पर उद्घोषक कह रही थी। फौज
फैज अहमद फैज की एक गजल, पंकज उदास की जुबानी। कहाँ जा रहे हो? अंजना ने जिद भरे स्वर में पूछा। मैं एक जरूरी काम से जा रहा हूँ, हो सकता है रात को घर ना लौटूं। आजकल तुम्हारे सारे जरूरी काम रात को ही क्यों होते? जामवंत राव खामोश रहा। रेडियो पर गजल प्रसारित हो रही थी, चंद रोज और मेरी जान फकत चंद ही रोज। जामवंत राव ने आगे बढ़कर रेडियो बंद कर दिया। फिर उसने अंजना को अपनी बाहों में लिया और जबरन मुस्कुराता हुआ बोला, चंद रोज और मेरी जान फकत चंद ही रोज और। यह सब झूठे दिलासे हैं। अंजना तड़प कर उसकी बाहों से निकलती हुई बोली, अंजना तुम नहीं सुधर सकते। तुम नहीं जानते कि तुम कितनी गलत राह पर चल रहे हो। तुम खुद तो बर्बाद होगे ही, साथ में मुझे भी ले डुबोगे। बर्बादी का इतना ही खौफ है तो अपने मायके चली जाओ। वहां क्या मुंह लेकर जाऊं? मैं अपनी पोल खुलवाने शोलापुर जाऊं कि एक धनवान बाप की बेटी कैसी कंगाली की जिंदगी जी रहे शख्स के साथ है? मुझे अपनी बाप की दौलत की धौंस ना दो। देख लेना, एक दिन मैं इतना धनवान बनकर दिखाऊंगा कि यूं ही ख्यालों में जीते रहो। वह एकाएक फफक कर रो पड़ी। अब और बर्दाश्त नहीं होता। अंजना मेरी जान, मुझे एक दिन की मोहलत और दे दे। मैं कल अगर, हे भगवान, ऐसे जीने से तो मर जाना ही बेहतर है। सिर्फ एक दिन की मोहलत। और अंजना, सिर्फ एक दिन की। देख लेना, मैं तुझे नोटों के बिस्तर पर सुलाऊंगा। मुझे नहीं सोना नोटों के बिस्तरों पर। मैं जैसी हूं ठीक हूं, लेकिन तुम आदमी तो बनो। मैं, देखो, भगवान के लिए ये नामुराद नशा छोड़ दो। भगवान के लिए उस मवाली मुबारक अली जैसे लोगों की सोहबत छोड़ दो। भगवान के लिए मैं जाता हूँ। जामवंत राव हड़बड़ाकर दरवाजे की तरफ बढ़ता हुआ बोला, मैंने तुमसे एक दिन की मोहलत ही तो मांगी है। देख लेना, कल सब कुछ बदल दूंगा। मुझे जो कुछ जैसा है वैसा ही मंजूर है। देखो, अगर दिल से मुझे चाहते हो तो आज मेरा एक कहा मानो। क्या आज कहीं ना जाओ? क्यों, आज क्या खास बात है? तुम्हें नहीं पता? नहीं, फिर भी कहते हो, मेरे से मोहब्बत करते हो और मेरे लिए ये कर दोगे वो कर दोगे। अरे कुछ कहो भी तो। आज के दिन हमारी शादी हुई थी। जामवंत राव को जैसे सांप सूंघ गया। इतने सालों में वह पहली बार अपनी शादी की सालगिरह की तारीख भूला था और दरवाजे से वापस लौटा। उसने करीब आकर अपनी पत्नी को बाहों में भर लिया और जोर से किस किया। सालगिरह मुबारक मेरी जान, वो अंजना के कान की लो चुभलाता हुआ फुसफुसाया। अंजना भाव विभोर हो उठी। वह कसकर अपने पति से लिपट गई। अब मैं जाता हूँ। अंजना जैसे आसमान से गिरी। वह यूं छिटक कर उससे अलग हुई जैसे एकाएक उसे एहसास हुआ हो कि वह किसी गैर मर्द की बाहों में थी। जामवंत राव खोली से बाहर निकल गया। अंजना बुद्ध बनी और पलक उसे जाती देखती रही। उस घड़ी अपने पति से, अपनी जिंदगी से उसकी रही सही उम्मीद भी खत्म हो गई थी। टेलीफोन की घंटी बजी। आनंद ने हाना के आगोश से सिर उठाया और सक पकाकर टेलीफोन की तरफ देखा। घंटी तब बजी थी, तब उसे फोन आने की कतई उम्मीद न थी। उसने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठाया। हाना कुनमुनाई। उसने करवट बदली तो उसके ऊपर से चादर सरक गई और एक सुडौल दूधिया छाती चादर से बाहर झांकने लगी। उसकी पलकें एक बार फड़फड़ाई और फिर बंद होकर स्थिर हो गई। हेलो। आनंद आंखों से हाना के मखमली बदन का रसादन करता हुआ माउथपीस में बोला, मुबारक अली बोलता है। आवाज इतनी तीखी थी कि आनंद को रिसीवर कान से अलग करना पड़ा। हाँ मियाँ बोलो, वह बोला। कर्फ्यू लग गया है? गुड, आज ही का प्रोग्राम बना हुआ है। वेरी गुड, फौरन पहुंचो। कहाँ? आंटी के स्क्रैप यार्ड। ठीक है, आता हूँ। उसने रिसीवर क्रेडिल पर रखा और हाथ बढ़ाकर ट्यूबलाइट स्विच ऑन कर दिया। बेडरूम में तीखी रोशनी फैल गई। हाना ने मिचमिचाते हुए आंख खोली। उसने चादर अपने सर तक खींच ली। सॉरी बुलबुले जान, आनंद बिस्तर से निकलता हुआ बोला। किस बात के लिए? हाना बोली, मुझे फौरन कहीं जाना है। आनंद फर्श पर पड़े अपने कपड़े समेटता हुआ बोला। उसी के कपड़ों में हाना की स्कर्ट ब्लाउज बेजियर उलझे हुए थे, जिन्हें वह अलग करके बिस्तर पर उछालने लगा। कहीं जाना है? हाना की त्योरी बढ़ी। इस वक्त? हाँ। क्यों? एक बेहद अर्जेंट अनएक्सपेक्टेड टेलीफोन कॉल आ गई है। बात क्या है? मर्दाना बात है, तुम्हारे लायक नहीं। उठकर कपड़े पहनो। ओह नो। ओह यस, नाउ कम ऑन, बी क्विक। मिस्टर सतीश आनंद? यस डार्लिंग। तुम एक नंबर के हरामी हो। एक नंबर का नहीं, यह मुंबई शहर है। जाने मन, यहाँ तो एक से बढ़कर एक हरामी मौजूद है। उनके मुकाबले मेरी क्या बिसात। मुझे पता है, यूं एकाएक तुम कहाँ जा रहे हो? आनंद सक पकाया। कमीज के बटन बंद करते उसके हाथ ठिठके। उसने उलझनपूर्ण निगाहों से हाना की तरफ देखा। तुम, वह बोली, आंटी के स्क्रैप यार्ड में मुबारक अली के पास कर्फ्यू लगा होने का फायदा उठाकर प्रोग्राम करने जा रहे हो? क्या मैंने ठीक कहा ना? तुम्हें कैसे पता? अभी जो फोन कॉल आई थी उसकी दूसरी तरफ की आवाज मुझे भी साफ सुनाई दे रही थी। तुम सोई हुई नहीं थी? सोई हुई थी, लेकिन घंटी की तीखी आवाज ने जगा दिया था। ओह, ये आंटी कौन है? आंटी आंटी है।
कितनी उम्र है उसकी? 55 साल। कोई मैडम है? मैडम चकला चलाने वाली, अपने यहाँ ओरजी कराती होगी। या मुबारक अली उसका दलाल है या तुम्हारी ओरजी का पार्टनर? ओरजी का पार्टनर। एक औरत से मन नहीं भरता तुम्हारा? नहीं। ऐसी नीयत कभी जाहिर तो नहीं की थी तुमने? करता तो तुम मेरे पास आती। यह उठपटांग जवाब तूने इसलिए तो नहीं दिया क्योंकि सही जवाब देकर तू कोई असलियत मुझ पर नहीं जाहिर करना चाहता? नहीं। वैसे एक बात जानता है ना क्या, कि मैं हाना की आवाज भरा गई तुझसे मोहब्बत करती हूँ, या जानते बूझते तुझसे मोहब्बत करती हूँ कि तेरे कई नौजवान लड़कियों से ताल्लुकात है। उस रोज भी तूने मुझे इसलिए ठरका दिया था क्योंकि कोई और लड़की पहले ही से तुम्हारे पहलू में थी। किस रोज? जानबूझकर अनजान ना बनो। जिस रोज यहाँ वो जख्मी बुजुर्गवार मौजूद थे। तुम्हारे कहने पर मुझे जिनकी आया और नर्स बनना पड़ा था 5 तारीख को, शनिवार की रात को। अब याद आया? तुम्हें गलत फहमी हो गई है स्वीटहार्ट। उस रोज तो मेरे साथ यहाँ डॉक्टर साहब थे और मुझे उनको लेकर फौरन कहीं जाना था। झूठ। आनंद ने प्रतिवाद नहीं किया। वह जूते पहनने लगा। तुम्हें मेरी मोहब्बत की कोई कदर नहीं। बहुत कदर है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए महज एक जनाना जिस्म हूं। नहीं, यह बात नहीं, लेकिन इस बारे में हम कल बात करें तो ठीक होगा ना? कल क्यों? अभी क्यों नहीं? क्योंकि अभी मुझे वक्त नहीं, और मोहब्बत जैसी नाजुक और पेचीदा मसले को डिस्कस करने के लिए बहुत वक्त दरकार होता है। यह एक फिक्रा जुबान से निकालने के लिए कि तुम भी मुझसे मोहब्बत करते हो, तुम्हें बहुत वक्त चाहिए। जुबान से निकालने के लिए नहीं, लेकिन दिल से निकालने के लिए तो चाहिए। यानी कि तुम उन मर्दों में से हो, दिल में कुछ और होता है और जुबान पर कुछ और होता है। आनंद हड़बड़ाया। जवाब दो। मैं तुमसे बातों में नहीं जीत सकता, लेकिन जो मेरे दिल में है अगर तुम खुद ही नहीं महसूस कर सकती तो जान लो, जुबान से कहता हूँ। हाना, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। दिल से कह रहे हो? दिल से तो हमेशा ही कहता हूँ, जुबान से आज कह रहा हूँ। मोहब्बत में झूठ नहीं बोला जाता। मैं कहाँ झूठ बोलता हूँ? नहीं बोलते हो तो बताओ, इस वक्त तुम एकाएक कहाँ जा रहे हो? आंटी के पास। क्या करने? अपने दोस्त मुबारक अली से मिलने। किस लिए? ओरजी में शामिल होने के लिए। हाना के मुंह से एक गहरी सांस निकली। शांता मारिया वह असहाय भाव से बोली, अब उठकर कपड़े पहनो। मैं अगर यही तुम्हारा इंतजार करूं तो तुम्हें कोई ऐतराज? आनंद हिचकिचाया। घबराओ नहीं, तुम्हारी गैर मौजूदगी में मैं यहाँ की कोई कीमती वस्तु उठाकर नहीं भाग जाऊंगी। तुम्हारे से ज्यादा कीमती कोई चीज नहीं है। आनंद को ऐतराज नहीं, अंदेशा था। उसे अंदेशा था कि हाना की मौजूदगी में उसकी कोई और बुलबुल न यहाँ आ टपके। साफ साफ जवाब दो, बोली। मैं हो सकता हूँ कल सुबह लौटूं, मैं इंतजार कर लूंगी। ओके। वैसे तुम जहाँ जा रहे हो वहां मुझे साथ ले जा सकते हो? नहीं। ठीक है, मैं इंतजार करूंगी तुम्हारे लौटने का और आकर मेरी बाहों में समा जाने का। आनंद के दिल को उस घड़ी अजीब सा कुछ होने लगा, ऐसा जैसा पहले कभी ना हुआ था। भावुकता के आवेग में प्यार मोहब्बत की दुहाई उसकी बुलबुलें देती ही रहती थी, लेकिन वह भी पक्का चिकना घड़ा था। उस पर मोहब्बत की दुहाई का कभी कोई असर न होता था, लेकिन आज पता नहीं क्यों उसे अपना दिल पसीजता लग रहा था। उठकर दरवाजा भीतर से बंद कर लो, वो बोला। मैं बहुत जल्द लौटूंगा। ओढ़ने वाली चादर को ही बदन पर लपेटे हाना उठी। वह आनंद के साथ दरवाजे तक गई। एक बात और सुनते जाओ। आनंद ने चौखट के बाहर कदम रखा तो वह बोली, मुझे लगता है तुम्हारे यहाँ हरजाई होना मर्द का कोई ऐब नहीं माना जाता। बेवफाई तुम्हारे यहाँ का लाइफ स्टाइल है, दस्तूर है, रिवाज है। प्यार में धोखा देना और खाना शायद तुम्हारे यहाँ की मामूली हरकतें, लेकिन मैं एक गोवानी लड़की हूँ जो प्यार के लिए जीती है और प्यार के लिए ही मरती है। उसने दरवाजा बंद कर लिया। मन में अजीब सा भारीपन, अजीब सा अपराध बोध महसूस करता आनंद वहां से रवाना हुआ। टीवी पर समाचारों का प्रसारण खत्म हुआ तो रूपचंद जगनानी उठ खड़ा हुआ। उसकी पुत्र वधू ने प्रश्न सूचक नेत्रों से उसकी तरफ देखा। इस बार तो हद ही कर दी पुटड़े ने, वह बोला। कोई चिट्ठी पत्री नहीं, कोई खोज खबर नहीं, कितनी भी सीक्रेट ड्यूटी क्यों ना हो, चिट्ठी तो लिख ही सकता था, फोन तो कर सकता था। मैंने हेडक्वार्टर फोन किया था, मीरा बोली। उनका एसीपी कह रहा था कि वो आज या कल में लौटने वाले हैं।